आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी और कितनी तैयार है हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी। दरअसल कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जमकर भुनाया और सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर ही कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया, उसको करके दिखा भी दिया। और अब 2019 में भी किसान और कर्जमाफी क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब बीजेपी इक्तदार वाली रियासतों में भी किसानों पर बड़ी मेहरबानी शुरू हो गई है। गुजरात सरकार ने 625 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया आनन फानन में। हालांकि इसका फायदा किसानों के साथ साथ उन लोगों को भी मिलेगा जिनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा बकाया है, कनेक्शन कट गया है, लेकिन किसानों के नाम पर यह बिजली बिल माफ किया गया। इधर असम में भी किसानों का 25% लोन माफ करने का कैबिनेट ने फैसला लिया। साथ ही 0% ब्याज पर लोन देने की भी स्कीम को मंजूरी दी। इसके साथ ही ओडिशा में बीजेपी ने इख्तियार में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। इन सब के बीच लगातार एक दूसरे पर सियासी हमला भी हो रहा है। जैसे ही राहुल गांधी अब 3 रियासतों में कर्ज माफी हुई, उसके बाद सामने आए तो सीधे तौर पर पीएम मोदी को कहा कि जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा हम सोने नहीं देंगे। लेकिन क्या वाकई हमारी इकोनॉमी भी इसको लेकर के तैयार है? किसानों का कर्ज माफ करने का वादा तो सरकारें कर देती हैं, लेकिन जब सरकारें यह वादा पूरा करने की कोशिश करती हैं तो क्या वो उसके लिए तैयार होती हैं? इससे सूबों पर कितना ज्यादा बोझ पड़ जाता है, हमारी इकोनॉमी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है, और इसको लेकर के क्या कोई अलग से प्लान बनाने की, हिकमत अमली बनाने की जरूरत है? ये तमाम सवाल हैं जिसको हम आज अपनी बातचीत में, अपने डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट। किसान चैन से सो जाएं, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है और इसलिए कांग्रेस की नींद खराब हो गई है। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। सियासी जमातों के लिए भले ही किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा इलेक्शन जीतने का सुपरहिट फॉर्मूला बन चुका हो, सरकार गांव, गरीब, किसान को समर्पित है। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता, आपको सही दाम नहीं दिया जाता। 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हो, लेकिन इकोनॉमी की सेहत के लिहाज से यह कतई अच्छा नहीं है। देश की सियासत में इन दिनों किसानों की कर्ज माफी की हवा बह रही है। कर्ज माफी के वादे पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इक्तदार की सीढ़ियां चढ़ने वाली कांग्रेस इन सूबों में किसानों को ये राहत दे चुकी है। देखा देखी असम की बीजेपी सरकार ने भी कर्ज माफी का ऐलान किया है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार भी इस रास्ते पर चल चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कांग्रेस सदर राहुल गांधी इसका ऐलान कर चुके हैं। बकौल राहुल, जब तक देश भर के किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है तब तक वो पीएम मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे। वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। इधर 5 सूबों से आए फैसले को देखकर बीजेपी भी चौकन्नी हो गई है। बीजेपी इक्तदार वाले सूबों से भी बड़े फैसले की खबरें आने लगी। असम में 8 लाख किसानों के लिए 25,000 रुपए तक की कर्जमाफी के फैसले पर मुहर लगा दी गई। सूबे की सर्बानंद सोनोवाल सरकार इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो वहीं गुजरात की विजय रूपानी सरकार भी पीछे नहीं रही। यहाँ किसानों के करीब 650 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ करने का अचानक फैसला लिया गया, जिससे 6,22,000 कंज्यूमर्स के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। लेकिन मुल्क भर के किसानों का लोन माफ करने के फैसले पर आने वाली लागत कुल जीडीपी की 2.26% के बराबर होगी। इसीलिए आरबीआई ऐसे कदमों की मुखालिफत लगातार करती रही है। बैंकिंग एसोसिएशन को ऐसे फैसलों पर ऐतराज रहा है।
क्योंकि इतनी बड़ी रकम लोन माफ करने में खर्च कर देने से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महंगाई जेब उतर सकती है। हमारी सरकारों को, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट हो, इस तरफ वर्कअप करना पड़ेगा कि किसान भाई की खेती को प्रॉफिटेबल किया जाए। जब तक वो नहीं करेंगे तो किसान भाई की मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर, ऑटोमेशन, डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट, स्टोरेज, तो किसान भाई को शायद कर्जे की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकारों ने जो किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट थी उनको आज तक एड्रेस किया ही नहीं। लेकिन सरकारें आरबीआई की तरह नहीं सोचती। सरकार चलाने वाली सियासी जमातों की फिक्र चुनाव जीतने की होती है। तो क्या यह ट्रेलर है? आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार क्या किसानों की नाराजगी खत्म करने के लिए उन्हें कर्ज माफी का बड़ा तोहफा देने वाली है? क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी सरकार देश भर में 26 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी का तोहफा देगी? और अगर हां, तो ये पैसे आएंगे कहां से? खजाने में इतना पैसा है कहां? इससे पहले भी कई बार लोन माफी हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे नजर नहीं आए। सवाल यह भी कि क्या वाकई कर्ज माफी किसानों के अच्छे दिन लाने का अचूक नुस्खा है? क्या कर्ज माफी का बोझ झेलने के लिए हमारी इकोनॉमी तैयार है? कर्ज माफी का देश की माली सेहत पर असर क्या पड़ रहा है? और देखने वाली बात यह भी है कि 1990 में कर्ज माफी के पहले ऐलान के 28 साल बाद भी हालात बदले नहीं हैं और किसान आज भी बेहाल है। तो आगे क्या उसका फायदा होगा? तो आगे क्या उसकी हालत सुधरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो वाकई सवाल यह है कि आखिर किसानों का फायदा किस में है? कर्ज माफ कर देने में या फिर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में जिससे किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आमदनी दोनों किए जाने का भी वादा किया जाता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? इन सब के बीच बातें ये भी हैं कि क्या हमारी मईशत इस तरह की कर्ज माफी के लिए तैयार है? क्योंकि सरकारें तो चुनावी शिगुफा छेड़ देती हैं, वो कह देती हैं कि हम कर्ज माफी कर देंगे, हम कर्ज माफी कर देंगे, लेकिन क्या उसके बाद जब एक बड़ा बोझ रियासत पर या फिर मुल्क पर डाला जाता है तो फिर मुल्क उससे आसानी से उबर पाता है? ये बहुत अहम सवाल है, उनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर प्रिया चौधरी जी हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के लीडर सलमान निजामी साहब मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ किसान लीडर और किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं और फाउंडर चेयरमैन हैं केसीसी ग्रुप के शरद कोहली जी। आपका भी बहुत इस्तकबाल। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद साहब भी मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। और शरद सर, मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले बता दूं कि जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि अपने शो के फॉर्मेट के पहले हिस्से में हम अपने सभी मेहमानों को एक एक करके 2-2 मिनट का वक्त देते हैं कि वो अपनी बात रख सके। उसके बाद हम सेकेंड हिस्से में पूरी डिबेट को ओपन करते हैं। तो शरद सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखा जाए, इन्फ्लेशन को देखा जाए, जीडीपी को देखा जाए, कर्ज को देखा जाए, तो क्या उसके लिए हमारी इकोनॉमी तैयार है जिस तरीके से कर्ज माफी की जाती है? क्योंकि रघुराम राजन साहब ने भी अभी इसी को लेकर के फिक्र हाल ही में जाहिर की है। जी हाँ, बिल्कुल सऊद, आपने जो बात उठाई और आपके पैकेज में अभी 2.26% की जीडीपी पर असर दिखाई गई है। और क्या ये लोग जानते हैं कि 1% जीडीपी पे जो असर होता है तो उससे 60 लाख नौकरियां जाती हैं अगर वो नीचे जाता है, और उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, महंगाई आती है। उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों के लिए यह काम किया जा रहा है, जिसको नेक काम कहा जा रहा है, आप देखिए कितना नेक है ये। जिसको आप कर्ज माफ कर रहे हैं उसको आप डिसेबल बना रहे हैं, उसको आप अपंग बना रहे हैं, क्योंकि वो आगे दोबारा जब लोन लेने जाएगा तो उसको वो लोन कभी मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिन अपने साथियों को वो ये बताता है कि मैं इस लोन की माफी कराने जा रहा हूं या मेरे लोन की माफी हो गई, और वो दूसरे किसान खुशहाल भी है, वो अच्छी हालत में है, वो भी आगे से मना देने को मना कर देते हैं। भैया इंतजार करिए, एक नेताजी आएंगे, 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे, कर्ज माफी का ऐलान कर देंगे, तुम्हें वापस करने की क्या जरूरत है। तो लोन की जो वापसी है इस समय
13 लाख करोड़ के करीब करीब लोन, एग्रीकल्चर लोन देश के ऊपर है, रियासत के ऊपर है, वो सारे के सारे। तो अगर हम मईशत की दृष्टि से इसको देखें, मईशत के नजरिए से इसको देखें, तो ये बहुत ही खतरनाक काम है और ये आपकी बीमारी को और बढ़ा रहा है, ये उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। पर यह भी सच्चाई है कि सिर पर जो एक तलवार टंगी है किसान के, जिससे मजबूरन उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, खुदकुशी की नौबत आ जाती है, उसको टालने के लिए ये एक दवाई की काम करती है। पर ये दवाई के साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि कल को ये उसको बिल्कुल अपंग बना सकती है, यही नहीं पूरी रियासत को ये अपंग बना सकती है। तो मुझे लगता है इसकी बजाय सरकार को अगर मेहनत करके ये एफर्ट करे और ये सोल्यूशन निकाले कि उनके लिए टेक्नोलॉजी, उनके लिए मार्केटिंग, उनके लिए इरिगेशन, उनके लिए बीज, उनकी फसल का मूल्य, ये सारी चीजें अगर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करते हैं कि इसको और ज्यादा समझने की हम आपसे कोशिश करें और इसको और ज्यादा समझें। लेकिन अनिल आनंद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, यहां पर तमाम तरह की बातें तो होंगी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब 28 साल पहले पहली बार कर्ज माफी की बात की गई थी 1990 में, 10,000 करोड़ का उस वक्त मुल्क पर भार पड़ा था। उसके बाद भी क्या हालात बदले? एक बात, लेकिन फिर भी बार बार इस तरीके के वादे किए जाते हैं और हमने देखा था कि 2008 में भी बड़ा वादा यूपीए 1 ने किया था, उसके बाद वो मैंडेट में आई थी, उसके बाद वो इक्तिदार में आई थी। तो क्या सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता रहेगा कर्ज माफी के तौर पर? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा, मैं बिल्कुल तायद करता हूं उनकी। ये जो दवा दी जा रही है मर्ज से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कोई दवा हम नहीं कर रहे हैं, हम मर्ज को बढ़ा रहे हैं, इस नासूर को बढ़ाते जा रहे हैं। आप ठीक है, किसान बहुत रासिद है, बहुत मुश्किल में है, क्योंकि किसानी मर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर मर रहा है। और बदकिस्मती से पिछले 2-3 दशक से तो मैं देख रहा हूं बतौर एक सहाफी को, कोई ऐसा मुझे कुछ प्लानिंग, हाँ, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसमें बहुत सारी चीजें थी, इंप्लीमेंट होते होते अरसा गुजर गया। कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे किसानी को या खेती को या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। देखिए, सबसे ज्यादा मुफीद हल जो है किसान की हालत को ऊंचा उठाने के लिए, उसको सुसाइड से बचाने के लिए, जब तक खेती प्रॉफिटेबल नहीं होगी उसकी हालत यही रहेगी। लोन माफ कर देना, 2 इसके पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है, लोन तो किसान को आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुल्क को, सरकार को मदद करनी होगी उनकी किसी ना किसी तरीके से। लोन वापसी तो एक शॉर्टकट ये हो गया है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ ना करें, आप एग्रीकल्चर प्लान ना बनाएं। आप जब चुनाव आता है उससे 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अनाउंस कर दें साहब इतना लोन माफ कर देंगे। इमीडिएट रिलीफ तो शायद किसानों को या उनको खेतीहार जो लोग हैं उनको लगता है कि मिल गया, लेकिन ये हल नहीं है। एक बार माफ हो गया, दूसरी बार फिर आप कोशिश करेंगे लेने की, या तो आपको मिलेगा नहीं, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, अगर मिलेगा तो फिर आप उसी स्टेज पे चले जाएंगे जब तक कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं होता। और दूसरा, मैं एक बड़ी बात अपने जाती एक्सपीरियंस, तजुर्बे से बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सीरियस हैं किसानों के बारे में। कुछ अरसे से मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कवर करता हूं, देखता हूं नजदीक से, और आपको यूट्यूब में जाकर अगर आप देखें, अगर उनकी रिकॉर्डिंग्स हों, तो जब बातें तो लिप सर्विस तो होती है, जुबानी जमा खाते तो होती है कि सब हर आदमी बोलता है, खून देने को तैयार है। जब किसानों के मसले पे बहस होती है, कितने लोग हाजिर होते हैं दोनों हाउस में, तो आपको पता चल जाएगा कि सीरियसनेस कहां है। किसान को चुनावी मुद्दा मत करना, कर्ज माफी करना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं, लेकिन पुष्पेंद्र जी, क्या वाकई कर्ज माफी ही चाहता है किसान? क्योंकि देखिए, फायदा तो होता है, ये दवा का काम करता है, ये बात कही भी गई, लेकिन बात ये भी आई कि असल में ये बीमारी से भी खतरनाक है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर एक व्यक्ति किसी चट्टान के नीचे दबा हुआ है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर से चट्टान हटाएंगे या उसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे? अब चट्टान के नीचे क्यों दबा, पहले इसके उसमें जाइए। 1947 में हमारे देश में 2/3 लगभग आबादी कृषि पर निर्भर थी और कृषि में जीडीपी में हमारा हिस्सा जो था किसानों का 50% था। आज 2/3 से कुछ कम, लगभग 50-55% आज भी आबादी निर्भर है खेती पर, लेकिन जो जीडीपी में हिस्सा है वो गिर के रह गया 15%। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उत्पादन कम किया है। उस वक्त 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, हमने सीमित, जमीन कोई खींच के रबड़ की तरह बड़ी नहीं हो गई है, हमने सीमित संसाधनों में और सीमित जमीन में 5 करोड़ टन से खाद्यान्न को 28 करोड़ टन पे लगभग 5.5 गुना से भी ज्यादा कर दिया। उसके बावजूद भी हमारी हिस्सेदारी क्यों गिरी? कारण खाद्य महंगाई दर, जिसका वेटेज, जो महंगाई दर है उसको हर सरकार काबू करने के लिए नीतियां बनाती है और उसमें खाद्य महंगाई दर का वेटेज है 46%।
उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार अपनी नीतियां बनाती रही है, जिस वजह से अनुपातिक रूप से उस रेशो में जो है हमारे उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, जिस अनुपात में और चीजों की कीमतें लगातार इस देश में बढ़ती रही। इससे क्या हुआ कि खेती जो है हमारा लागत बढ़ती रही लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ी उस अनुपात में। इस वजह से हम जो खेती है वो घाटे का सौदा बनता चला गया और हम सस्ता उत्पाद, सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को जो है जो बोझ है वो सारा का सारा किसान के ऊपर डाला गया। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जो हम लोग अपने भाषणों में भी कहते हैं, जो कंज्यूमर है उसकी भी कोई गलती नहीं है उपभोक्ता की, क्योंकि हम भी मरते हैं और तुम भी मरते हो। हम सस्ता बेच के मरते हैं और तुम महंगा खरीद के मरते हो। तो बिचौलिया तंत्र जो है इसके ऊपर भी कोई सरकार आज तक काबू नहीं कर पाई है। शायद कहीं ना कहीं उनके लिए भी इनफोर्स का काम करते हैं यही बिचौलिया तंत्र की जो बात आप कर रहे हैं। शायद इसी वजह से उनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अहद कर लिया जाए तो खत्म हो जाएंगे। सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस वक्त आपने जो एक तरह से बहस भी छेड़ दी है कि मध्य प्रदेश में भी आपने कर्ज माफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी कर दिया, राजस्थान में भी कर दिया और खूब वाहवाही भी बटोरी। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि आपने 10 दिन का वादा किया और 2 जगहों पर तो आपने 6 घंटे में भी माफ कर दिया। अब मोदी जी को भी आप सोने नहीं देंगे, लेकिन यह बताइए कि क्या इसी के सहारे कहीं ना कहीं आप मुल्क की पूरी इकोनॉमी, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं? 2008 में खुद पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह, जो कि खुद भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसा फैसला ले लिया था और अब एक बार फिर से उसी बहाने पर देश आकर के खड़ा हुआ है। क्या यह ठीक लगता है आपको? देखिए, पहले तो आपने इकोनॉमी की बात की, उसका जवाब अब मैं देता हूं आपको कि इकोनॉमी हमारी डाउन जो हुई वो डिमोनेटाइजेशन थी, उसकी वजह से डाउन हुई। और जो हमारे बैंक खाली हुए और जो लुटेरे बैंकों को लूट के बाहर चले गए, उसमें कांग्रेस की कहीं गलती नहीं थी, उसमें बीजेपी सरकार थी और उनके लोग अभी भी नाकाम हुए हैं उनको बाहर वापस लाने में। और दूसरी बात जो है कि अगर आप सरकार को चुनते हैं और आपने वादे जो किए हैं, आज भी 15 लाख लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि हमारे 15 लाख कहाँ हैं। तो हमारे जो वादे हैं, कांग्रेस की पॉलिसी ये रही है कि हमारी कमिटमेंट है, कांग्रेस मींस कमिटमेंट, कांग्रेस मींस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। तो हमारा जो इनिशिएटिव था और जो प्रॉमिसेस राहुल गांधी जी ने किए थे लोगों से, वो यही था कि सबसे पहली, अगर आप, मेरे मित्र ने बात की कि हमें इससे ये होगा, आप ये देखिए इंसानियत के लिहाज से मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे देशवासी हैं, अगर उसमें किसान बहुत एक बैकबोन है हिंदुस्तान की, अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमें एक उस पर रोक लगानी है। रोक कैसे लगाएंगे? आप चाहेंगे कि वो और ज्यादा यहां लोग जो है आत्महत्याएं करें। इस वक्त जो हमारे प्रॉमिसेस हैं, देश को बचाने की बात है, हमें किसानों की को सहूलियत देने की बात है। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, आपका पूरा 2 मिनट दूंगा मैं, लेकिन अभी आप मध्य प्रदेश में किसानों का आपने कर्ज माफ किया, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा सूबे पे कर्ज हो जाएगा, 23,000 करोड़ कर्ज हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, सिर्फ इसी साल में 10,000 करोड़ बढ़ जाएगा वो। तो इससे निपटने का भी तो एक रास्ता होना चाहिए ना, मैं उस पर समझना चाह रहा था। देखिए, सरकार को बने हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं, लेकिन जो सोच समझ के हमारे जो चीफ मिनिस्टर से रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिन्होंने 60 साल देश को चलाया है, कांग्रेस ने 60 साल से इस देश को आगे बढ़ाया है। और वो, मुझे नहीं लगता कि जो 60 साल में जो सरकारों में रहे लोग वो बेवकूफ थे, या लोग बेवकूफ थे जिन्हें कांग्रेस को मौका दिया 60 साल देश को चलाने के लिए। यही पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई है उस पर वो फॉलो अप करेंगे। और जो मुझे उम्मीद है कि जो बाकी भी मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं इलेक्शन से पहले, सबसे बड़ी बात जो है, मेरी बात तो कंप्लीट नहीं होने दी आपने। नहीं, आप करिए जल्दी से। मैं क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जानें बचानी है, हमें अपने देश को बचाना है। प्रोग्रेस यही होती है, जैसे मॉब लिंचिंग का माहौल बन रहा है, लोग कत्लेआम हो रहे हैं, इसलिए किसानों को और बचाने की बात है। और प्रॉमिसेस जो हमने फुलफिल करने हैं, जो प्रॉमिसेस हमने किए हैं उसको फुलफिल करना। उन प्रॉमिसेस के पीछे का जो साइड इफेक्ट है, जरा हम उसको समझने और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रिया जी, आप भी तो उसी राह पर हैं, ऐसा नहीं कि आप उस राह पर नहीं हैं। आप यूपी में वही बात करती हैं, अब आप गुजरात में वही काम कर रही हैं, असम में, ओडिशा में वही बात कर रही हैं। और ये भी बातें हैं, सुगबुगाहट तो पूरी है कि आप 2019 से पहले ये मास्टर कार्ड खेलने जा रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी ने आके कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि आपको सोने नहीं देंगे मोदी जी, लेकिन फिर भी आप इस तरफ सोच रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं।
देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता होने के साथ साथ एक किसान की बेटी होने के नाते भी मैं आज बोलूंगी यहाँ पे, जहां तक बात की गई है, जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते भी हैं अपनी हर स्पीच में कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने का मेरा लक्ष्य है। वो लक्ष्य ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता है कि किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा। और 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए कि उसमें कितने वादे किए गए हैं कि हर प्रदेश में हम किसानों का लोन ही माफ करेंगे। इस सरकार का सीधा सीधा उद्देश्य है किसान को सबल बनाना। जब तक वो सबल नहीं बनेगा, उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, आप उसे समृद्ध किसान नहीं बना सकते हैं। और इसी तरह से लोन माफ करने की राजनीति काम करती रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीज से नहीं, बीज जिसमें बोया जाता है उस मिट्टी की हेल्थ से लेकर काम करना शुरू किया है। 13 करोड़ अब तक सोइल हेल्थ कार्ड बंट चुके हैं इस देश में। उस मिट्टी की हेल्थ से लेके बीज जो मिलेगा उससे लेके पानी कैसे दिया जाएगा खेत में, सिंचाई सुविधा से लेके, और फिर उसके बाद उसमें जो यूरिया डाला जाएगा, जिसपे नीम कोटेड यूरिया, अगर आप यूरिया की बात जब हम करते हैं तो हमें वो दंगे भी याद आ जाते हैं जो यूरिया को लेकर हुआ करते थे। आज 100% नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार में स्थापित हो चुकी है। तो इस तरह के काम जो स्थापित किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि किसान को मार्केट मिले, बीज से लेके बेचने तक की उसकी सारी तभी तो नवंबर में लाखों किसान दिल्ली में आ जाते हैं, उससे पहले मार्च में भी लाखों किसान महाराष्ट्र यहाँ पर पैदल मार्च करने के लिए निकल आते हैं। किसानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी हालत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि इस देश की जनता को पता नहीं कितना भरोसा इस सरकार पे है कि 5 साल के अंदर चुटकी बजा के हमारी सिचुएशन को ठीक कर दे। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी ने यहाँ पे कहा कि 60 साल से हम इस देश में रहे हैं, अगर 60 साल से इस देश के किसानों पर इन बातों पर ध्यान दिया होता ना, अपने एक एक मुद्दे पर एक एक साल में ध्यान दिया होता, तो आज किसानों की ये सिचुएशन नहीं होती। आपने किसानों की आत्महत्या की बात कर दी, आंकड़े उठा के देखिए किनके राज में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी गई है। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, 15 सालों में 22। विदर्भ को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब विदर्भ का नाम मेरी जुबान पे रट गया था, क्योंकि हर दिन टीवी में वहां के मामले आते थे। सामने वाले को ही देखना या आईना दिखाने की कोशिश के साथ साथ खुद के गिरबान में भी झांकना जब सियासी पार्टियां शुरू कर देंगी तो चीजें शायद बहुत बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा शायद अभी नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट और देखिए आप, लोन किसानों के लिए जो बजट बनाया जाता था वो इनकी डबल किया गया है इस सरकार के दौरान। 2,11,000 यहाँ पर अपने अपने दावे कर लिए गए। और देखिए जो है साफ तौर पर यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है और बाकायदा हम देख रहे हैं कि पुष्पेंद्र साहब भी कह रहे हैं कि चट्टान पहले हटाइए, बाद में उसको ग्लूकोज दीजिए। लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रक्चर बन गया उसका कोई हल है? हम ये जान रहे हैं, अभी हमने रघुराम राजन जी की फिक्र की भी बात की और हम ये भी देख रहे हैं लगातार, हम जो है आदादो शुमार इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, मईशत की बात करें और दोनों के दोनों जो राजनीतिक दल है जिन्होंने आज तक रियासत की है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी ने कम समय की है, कांग्रेस ने ज्यादा करी है। तो मैं 3-4 सवाल उठाता हूं, उस सवालों में ही जो आपने पूछा उसका हल भी है। पहली बात कि अगर किसानों को आप चाहते थे तो भला 60 साल उनकी बात करते हैं, 4.5 साल 5 साल इनको होने जा रहे हैं, तो इरिगेशन पे क्या काम हुआ है? इरिगेशन पे 40,000। देखिए दिक्कत क्या है कि इस सरकार की जो अभी सरकार चल रही है इसकी मंशा पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, ना ही हम कांग्रेस की मंशा पे उठा रहे हैं, पर लिप सर्विस जिसको कहते हैं, आप स्कीम्स अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो स्कीम जमीनी तौर पर कहां तक पहुंच पाती है, यह बहुत अहम बात है। पहला मैं उठाता हूं इरिगेशन का, उठाइए आप। इरिगेशन में 40,000 करोड़ प्रिया जी को पता होगा इरिगेशन में अभी अलॉट किया गया गवर्नमेंट को। क्या वो किसानों तक जमीनी तौर पे पहुंच सका? पहली बात। दूसरी बात, ई नाम की मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसानों के लिए एक स्कीम निकाली गई है। आज भी हकीकत है, आप शहर में चले और आपका मोबाइल कितनी दफे कट जाता है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या कंप्यूटराइजेशन है, क्या कंप्यूटर लिटरेसी किसानों को पहुंचाने की कोशिश की गई? दूसरी बात। तीसरी बात, आप मिडिल मैन की बात करते हैं, बिचौलियों की। क्या आज आपने स्टोरेज बनाई? मंडियों के बाहर कोल्ड स्टोरेज चाहिए, किसान अपना ट्रैक्टर पे माल लेके आता है बेचने के लिए, 2-2, 3-3 रात तक मंडी के बाहर बैठा रहता है, उसको हार के उन बिचौलियों के हाथ में अपना माल कूड़े के भाव बेच के जाना पड़ता है। कहां वो ई-नाम काम कर रहा है? क्या वो जमीनी तौर पे ई-नाम आज पहुंच चुका है? आपने अनाउंसमेंट अच्छी करी है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो तीसरा, आपने जो खाद की बात करी, बीज की बात करी, आपने कहा सॉइल कार्ड बनाए, पर क्या आपकी सरकार ने यह असेसमेंट करने की कोशिश करी है कि जमीनी तौर पे ये ब्लॉक बाय ब्लॉक, गांव बाय गांव, सूबे बर सूबे
पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हकीकत है प्रिया जी, और हकीकत है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, कि ये उस तरह का नहीं पहुंच पाया है, जमीनी तौर पे नहीं पहुंच पाया है। तो इन सब मुद्दों को जब तक टेक्नोलॉजी का, आज हम बात करते हैं यूएस की, कनाडा की, जहां पर कंपनीज किसानी को चलाती हैं, क्या आपने कभी मार्केट क्रिएट करने की, आपको पता है वो कंपनीज क्या करती हैं, पूरा का पूरा फसल खरीद लेती हैं, कभी किसान को दिक्कत नहीं आती। क्या ऐसी कोई कोशिश यहां करी गई कि किसी किसानों का आप किसी कंपनी से टाई अप करा दें कि उनकी सारी फसल बिक जाए? आप कोई भी ऐसा प्रयास नहीं आज तक किया गया, और बड़ी अफसोस की बात है। ठीक है, जवाब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो फिर हमारे मुल्क में हर एक मामले में इंप्लीमेंटेशन पर कहीं ना कहीं चीजें दिखती हैं कि स्कीमें दम तोड़ देती हैं। जो वादे किए जाते हैं वो जमीन पर नहीं उतरते, और यही सबसे बड़ा मर्ज शायद इस मुल्क का इस वक्त बना हुआ है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए, और बात ओवरऑल यही है कि आप कह दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 0 या 5-10% ही जब होगा तो फिर तस्वीर बदलेगी नहीं। देखिए, सर ने सबसे पहले इनाम पे मुझसे पूछा, तो मैं बता दूं 16 स्टेट और 2 यूटीज में 585 मार्केट्स इनाम के माध्यम से बनाए गए हैं। और जहां तक इन्होंने ये बात की कि उसके माध्यम से क्या किया गया है, तो 36,000 करोड़ रुपए की कृषि वस्तुओं का उसके माध्यम से अभी तक उत्पादन सेल किया जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट में आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से खेती करके जो उगाई गई थी वो वहां पर वो उनको सेल करते हैं सीधा फॉरेन मार्केट्स में। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं लागू की जा रही है, क्यों हम उनको इग्नोर कर देते हैं हर बार में आके? क्यों हम सीधा का सीधा, मतलब सरकार क्यों नहीं कर रही है इस चीज पे आके जाते हैं? सरकार किस तरह से किसान को सशक्त बना रही है, हमें उस पर भी तो फोकस करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बीच में डाल देता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी बात पे टिप्पणी करी। क्या प्रिया जी ये भी बता सकती हैं कि ये जो प्रतिशत नॉर्थ ईस्ट की बात करी, या इन्होंने 36, क्या ये सारे का कितने प्रतिशत है, कितना हिस्सा है? आप अगर करें तो डेसिमल्स में आएगा प्रिया जी। मैं देखिए सरकार की मंशा पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मंशा पे क्वेश्चन नहीं किया है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन पर बात आती है और फिर वहीं पर बात हो जाती है कि टाटा फिश, लेकिन अपना डेटा लेकर आए होंगे, आप लोग मुझे समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में। पुष्पेंद्र जी की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो है असर किसानों पर पड़ता है, और किसान ये चाहता है कि कोई एक कम से कम तरीका निकले। वो तरीका क्या है, उसी पर जरा हम बात करें। पुष्पेंद्र जी, देखिए तरीका भी बताया जा रहा है, और सरकारें भी ये कह रही हैं कि ठीक है हम पहले चट्टान ही हटाएंगे जी, तो फायदा लेकिन मिल पा रहा है क्या? प्रिया जी ने भी तमाम बातें बताई, कितना फायदा हुआ अभी तक? जी, पहले तो प्रिया जी की 2-3 बातों का मैं रिस्पॉन्ड दे दूं। एक तो आपने कहा कि पहले जो बजट था यूपीए 2 में 1,21,000 करोड़ जो एग्रीकल्चर बजट था वो हमने 2,21 कर दिया। इस फिगर में क्या है कि इन्होंने जो इंटरेस्ट पे सब्सिडी अलग रखी जाती थी उसको अपने बजट में जोड़ दिया। यदि पहली सरकार के में जोड़ें और उसको 10 साल पहले जो अमाउंट दिया है उसको रेवेन्यू से, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें, तो इनका जो बन रहा है एब्सोल्यूट में लगभग 1,11,000 करोड़ बन रहा है। और इसको अगर मैं डिस्काउंट करूं तो ये 80-85 हजार करोड़ बनेगा वास्तव में, ठीक है, जो कि उनसे कम है काफी। पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले हैं। पिछले 4 साल में किसानों का जो कृषि का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 2.5%, और इससे पहले 4 साल में था 5.2%, यानी 2.5% के हिसाब से डबल करने के लिए हमें 2022 नहीं 2042 तक भी नहीं हो सकती, कैलकुलेशन आप कर लें। तीसरा, जो आत्महत्या की बात की, पिछले 20 सालों में यानी 95 से लेकर 2015 तक लगभग 3,20,000 किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। और नहीं, इसमें तो नबार्ड की एक जो रिपोर्ट आई थी उसको भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि 4 सालों में महज कुछ ही रुपए, मतलब तकरीबन 2,500 रुपए ही बढ़ी है आमदनी जी। उसमें इन्होंने जो रिपोर्ट आई है वो 8,900 रुपए बता रही है जो प्रति माह औसत आमदनी है किसान परिवार की, और उसमें से भी केवल 3,100 रुपए कृषि से है, बाकी वो इधर उधर मजदूरी करके या किसी जॉब से छोटा मोटा कमा रहा है। लेकिन किसान आत्महत्या के आंकड़े के विषय में बता दूं, आज ही राज्यसभा में ये या लोकसभा में ये प्रश्न संसद में उठाया गया है, तो इन्होंने ये जवाब दिया है कि 2015 के बाद हमारे पास आंकड़े ही नहीं है, हमें आंकड़े मिले ही नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो इन बातों का भी कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा। इसमें मूल बात क्या हुई है कि जो इन्होंने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम C2 कॉस्ट, जिसको संपूर्ण लागत कहते हैं कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार, उसका 1.5 गुना देंगे। यदि ये उसी वक्त दे देते तो उसको ना देने की वजह से लगभग हर सीजन में, क्रॉप सीजन में, जो 10 क्रॉप सीजन 5 साल में होते हैं, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।
यानी 10 लाख करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है, यानी उतने पैसे हमें ज्यादा मिलते। यही हमारे ऊपर कर्जा है। हम कर्जा की जो बात हो रही है, हम कर्जा नहीं मांग रहे, आपके दर्शकों को बता दूं, हम कर्जा माफी नहीं मांग रहे। हमारा तो पुराना बकाया दे दो, जो आपने वायदा किया था, वो 10 लाख करोड़ है, इतना हमारा ऊपर कर्जा चढ़ गया है, आप उसे दे दो। 10 लाख करोड़ रुपए देने की क्या इस वक्त कुव्वत है सरकार की? अगर उसी वक्त से देते तो निश्चित रूप से दिया जाता। ठीक है, लेकिन इस पर ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब, देखिए जब हम देखते हैं कि 2008 में भी बहुत बड़ा वादा किया था कर्ज माफी का, और उस वक्त 72,000 करोड़ रुपए का एक बोझ कहीं ना कहीं मुल्क पर पड़ा था। अब जब 2018 में हम 10 साल बाद बात कर रहे हैं, तो आप या फिर कांग्रेस सदर ये कहते हैं कि पीएम मोदी को सोने नहीं देंगे, लेकिन क्या आपको यह अंदाजा है कि इतना पैसा क्या दे पाना मुमकिन है? क्या इतना पैसा अरेंज कर पाना मुमकिन है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं है? देखिए, मोदी जी ने ही कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे, तो स्विस बैंक से पैसा क्यों नहीं लाया? और जितना हमारे पास पैसा था वो यहां से लूट के जो लोग गए हैं उनसे पैसा रिकवर करिए। डिमोनेटाइजेशन में आपने बोला कि ब्लैक मनी वगैरह जो है वो बाहर है, वो पैसा भी वापस आ गया। तो क्या आपके पास ऐसी रुकावटें आ रही हैं जो ये फैसले आप नहीं ले पा रहे हैं? आप देखिए, यहां बीजेपी की हमारी बहन ने बोला कि हमने ऐसा किया वैसा किया, तो किसान जो है आप देखिए, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या कितनी हो रही है, हर राज्य में क्यों हो, और आज क्यों बीजेपी मजबूर हुई जब से राहुल गांधी ने कल स्टेटमेंट दिया और 2 दिन के बाद ही क्यों उन्होंने कर्जा माफी का ये ऐलान करना शुरू किया? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ पैसा जो इकोनॉमी, अभी देखिए मोदी जी अपनी यात्राओं पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 2000 करोड़ इन्होंने 4 साल सिर्फ हवाई जहाज की 2011 खर्च किया। तो वही पैसा जो है एडवर्टीजमेंट का जो पैसा चल रहा है, करोड़ों के हिसाब से आप पैसा बेफजूल एडवर्टीजमेंट, अपने पोस्टर्स, अपनी यात्राओं पे खर्च कर रहे हैं, वही आप शायद एक घर को पैसा दे के उसकी जान बचा सकते थे। तो यही है कि भारत क्या है, जो डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन याद होगा प्रिया जी, कृषि कल्याण सेस भी बाकायदा वसूला जा रहा था आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा भी कई तरह के टैक्सेस को लेकर के ये कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं सरकार का जो खजाना है वो भरे। उसके बाद अब देखिए जीएसटी को लेकर के भी कई तरह की कोशिश होती है, लेकिन हम आए दिन ये आंकड़े देखते, आदादोशुमार देखते हैं कि इतने फीसद जो टैक्स है वो ज्यादा वसूला गया। जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस वक्त इसका फायदा किसानों को क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कह पाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कि आप कर्ज माफी कर देंगे? आप तो 15-15 सालों से वहां पर दो सूबों में इक्तदार में थे। 31 मार्च 2018 तक अब भी जो 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी करी गई है, उसमें भी आप देखिए कौन से लेवल के किसानों को फायदा होने जा रहा है। एक वो किसान जो बैंक तक पहुंचता ही नहीं है और 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 किसी साहूकार से लोन ले लेता है और तब खेती करता है, और फिर उसकी खेती खराब भी हो जाती है और उसके ऊपर लोन बढ़ता ही जाता है साहूकार का। इसका जिम्मेदार कौन? वो साहूकार के पास क्यों जाता है? नहीं, वो साहूकार के पास क्यों जाता है? आप अपने बैंकों के दरवाजे इजी तौर पर खोलिए ना। आपने जनधन योजना के तहत उनके खाते तो खुलवा लिए, लेकिन उनको लोन नहीं देते हैं। पहुंच गए किसानों तक, हमने लोन माफ कर दिया है, तो तमाम किसान A से लेकर Z तक के किसान कैसे? मैं आपकी ही बात पर पूछ रहा हूं। आपने कह दिया साहूकार के पास जाते हैं, और ये वाकई कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप अपने बैंकों के दरवाजे तो इजी खोल दीजिए। अगर आप बैंकों के दरवाजे खोलेंगे तो कम से कम साहूकारों के चंगुल पे तो नहीं पड़ेंगे ना किसान। तो सहकारी बैंकों का जो लोन माफ किया गया है, आप पहले उसका डेटा उठाकर देखिए कि कितने हजार उसमें किसान आए हैं, कितनों के पास 2 लाख। अब आप लोन माफी पर आ गई, और मैं लोन लेने पर आपके जो आपने पॉइंट रखा था, मैं उस लोन लेने पर पूछ रहा था आपसे। मैं वो लोन लेने की ही बात कर रही हूँ आपसे कि जिस किसान का कोई हमें पता ही नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है जनधन खाते किसके लिए खोले गए हैं? बैंक तक किसकी पहुंच बनाई गई है? वो इतने करोड़ जो खाते खोले गए जनधन के माध्यम से, वो इस तरह के किसानों के लिए जिसकी बैंक तक पहुंच नहीं है उसके लिए ही खोले गए हैं। अच्छा पुष्पेंद्र जी, उसका कितना फायदा हो गया ये बताइए। कर्ज माफी की तो बात अलग बात है, जब लोन लेने जाता है एक किसान, उसके सामने जो है वो मौसम निकला जा रहा है, उसके सामने जो है मौसम बदलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, और सामने उसको एक बड़ी परेशानी है कि फसल बोनी है। क्या उसको उस वक्त जरूरत के वक्त में जरूरत के हिसाब से पैसा मिल पाता है, या फिर उसको फिर आखिरकार साहूकार के पास जाना पड़ता है? देखिए, आज की तारीख में भी 50% किसानों तक ही इंस्टीट्यूशनल कर्ज पहुंचा है, जो बैंकों के माध्यम से है। बाकी और इसमें से भी बड़े असल जरूरतमंद किसान, क्योंकि बड़े किसानों को ज्यादा मिल जाता है। जी,
इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो लघु और सीमांत किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनका शेयर तो 5-5.5 लाख करोड़ का है। बाकी जो 11.5 लाख करोड़ का टोटल कृषि क्षेत्र में कर्जा है, उसमें से 6-6.5 लाख करोड़ का कर्जा जो है बड़े किसानों का है। ये फिगर है। बाकी जो बचे हुए किसान है इसमें से 50%, वो कितना कर्जा उन्होंने उठाया हुआ है इस विषय में कोई डॉक्यूमेंटेशन या स्टडी नहीं है, क्योंकि वो इनफॉर्मल क्रेडिट है, क्योंकि उसका कोई कागज तो है नहीं, कहीं फिगर उसकी सर्वे में तो आती नहीं। आपके हिसाब से क्या हाल है सर? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये हल है कि जो मैं पैदा कर रहा हूं उसकी मुझे सही कीमत दे दीजिए, और जो आपने उपभोक्ता को सस्ता अनाज देने के चक्कर में, जैसे मैं उदाहरण दे दूं, C2 कॉस्ट का 1750 रुपए का रेट इन्होंने धान का घोषित किया है। ठीक है। C2 के हिसाब से 50% लगाते तो 2340 रुपए होता, तो 600 रुपए मेरी जेब से निकाल करके या तो आपने अपने पैसे बचा लिए या उपभोक्ता के पैसे बचा लिए। हालांकि उपभोक्ता भी 2300, सरकार ने अपने ऊपर बोझ नहीं डाला। हाँ, 2300-2400 रुपए क्विंटल या 23-24 रुपए किलो कोई चावल नहीं बिक रहा है, चावल वही 70-80-100 रुपए बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है बिचौलिया तंत्र पे काबू ना करना और समय पर हमारे उत्पाद की कीमत ना बढ़ाना। मौजूदा सरकार इस पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार, या फिर सिस्टम तो बहुत पहले से बना? ये तो सिस्टम पहले से ही बना हुआ है कि भाई खाद्य महंगाई दर को हमने कंट्रोल में रखना है ताकि हो हल्ला ना मचे। प्याज पे तो सरकारें गिरी है यहाँ। ठीक है, फिर वही बात देखिए सलमान निजामी साहब हो जाती है कि गड्ढे इतने हो गए कि उन्हें भरने में वक्त लग रहा है। देखिए, गड्ढे हमने भरे, लेकिन फिर क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में आप देखिए, पिछले 4 दिन पहले आप देखिए कि 1 हफ्ते पहले देखिए आप कि पूरे मुल्क के जो किसान थे वो दिल्ली पहुंचे। क्यों पहुंचे? और इतनी आप लापरवाही देखिए। अगर आज किसानों की हमदर्दी के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी भाजपा का मंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके पास पहुंचा? जंतर मंतर में वो 3 दिन थे, धरने पे थे, कोई भी भाजपा का कोई व्यक्ति वहां पहुंचा? और आज यहां स्टूडियो में बैठ के क्या किसानों की बात कर रहे हैं? तो हमने उनके लिए इस वक्त जो है, कांग्रेस को एक सरकार में मौका मिला आने का, और तीनों राज्यों में हमने जो हो सका। 19 में अगर आप आ जाते हैं और अगर इस तरीके से किसान आते हैं, क्योंकि आप उम्मीद जगाएंगे और जाहिर सी बात है किसान फिर से सड़कों पर आएंगे, तो क्या आप लोग ऐसे जाएंगे मिलने के लिए? आप इख्तिदार में रहेंगे तो जैसे अपोजिशन में राहुल गांधी सीधे सड़क पर चले जाते हैं, जंतर मंतर चले जाते हैं, रामलीला मैदान चले जाते हैं, क्या हम ये उम्मीद करें कि उस वक्त भी ऐसे ही जाएंगे? क्या फिर वो सो पाएंगे? मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। ऐसी नौबत अपोजिशन में है इसलिए वो जा रहे हैं, प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आएगी। मत भूलिए 14 में जब बहुमत में सरकार आई थी, कहीं ना कहीं किसान मुद्दा, किसानों की आशाएं मोदी सरकार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए आपने कितना पूरा कर दिया? आप कैसे कह सकते हैं? तो आपने कितना पूरा कर दिया? देखिए वही बात है ना कि सभी के कॉलर गंदे हैं, गिरबान में खुद नहीं जाकर। आपने मजाक उड़ाया किसानों का, आपने ये बोला कि उसको लेफ्टिस्ट है, ये नक्सली। बहुत ज्यादा है और हमारे पास वक्त कम है। नहीं, 1 मिनट में ये मुद्दा रखना चाहता हूं। किसान के कर्ज माफी पे तो बात होती है, लेकिन यूपीए सरकार में कितना धन्ना सेठों का राइट ऑफ हुआ? वो है 2,10,000 करोड़ की फिगर, और इनके 4 साल में 3,60,000 करोड़ की। दोनों को जोड़ दे तो करीब 5.25-6 लाख करोड़ रुपए बनता। आरबीआई की फिगर मेरे पास है। इसमें इसके मुकाबले में 72,000 करोड़ रुपए कुल हुआ है हमारा। सीधे तौर पर किसानों की जो एक तरीके से मफाद की बातें सियासी पार्टियां करती हैं, ये हम कहें कि उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र है इसकी, ये शायद अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। असल में तो उन्हें अपने इक्तदार की फिक्र है, और इसी वजह से वो देखते हैं कि शॉर्टकट क्या है और सुपरहिट फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अपनाया जाए। और हम ये दिखा भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इक्तदार इस तरह के बातों से हासिल किया जाता है। हम ग्राफिक्स भी इसकी दिखा रहे हैं, लेकिन ये वाकई क्या अपोजिट जो है इसका सेल्फ गोल नहीं हो जाता है ऐसे वक्त में? क्योंकि आप फिर पूरा नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारें किसानों की वेलफेयर के लिए सोचती नहीं है, लेकिन सोचती हैं एक लिमिटेड वे में। सरकारों की और रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी जो बड़ी लिमिटेड महदूद सोच होती है कि इंतखाबात तक कैसे माहौल बन जाए, वोट कैसे आ जाए। मुझे लगता है उससे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा उनको। कानून ये बैड इकोनॉमी है, लोन माफ कर देना कर्जे, लेकिन अगर मैं मानता हूं किसान का केस बहुत सीरियस है, अगर किसान कर्ज माफ करने से किसान का फायदा होता है तो हरगिज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर आपको सपोर्टिंग सिस्टम देना चाहिए कि उसके फायदा परकुलेट डाउन करे। 72,000 करोड़ की मेरे साथी ने की कि कांग्रेस सरकार में हुआ, लेकिन कहां तक पहुंचा वो, कहां नहीं पहुंचा, सबके सामने है। बुंदेलखंड को टारगेट करके किया गया, उस कर्जा इतना दिया गया, माफ किया गया कि किसान को उठाना है। क्या हुआ बुंदेलखंड का हमारे सामने है। इसलिए मैं एक और बात पे आ रहा हूं, छोटी सी बात करके, क्योंकि एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इनको ज्यादा समय मिलना चाहिए।
सियासत की बात अगर करें, अब इलेक्शन का दौर आने वाला, इंतखाबात आ रहे हैं, इसके गर्मजोशी किसान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा कि किसान को सियासी मुद्दा मत बनाएं। अगर उनको फायदा कर सकते हैं, ये मुल्क की, मैं बाकी लोगों के पास जाऊं उससे पहले एक पॉइंट और आपसे समझना चाह रहा हूं। ये मुल्क की सर्वाइवल का सवाल है, किसान का सर्वाइवल, मुल्क का सर्वाइवल। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, सियासत का माहौल, अब इलेक्शन का माहौल बनने वाला है, और वैसे तो सियासी जो इंतखाबी मंशूर जो होते हैं, मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, कोई अहमियत रह नहीं गई है उसकी। वो हॉलो प्रोमिसेस होते हैं, आप एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, चुनाव जीता हारा, उसको आप कूड़ेदान में डाल देते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है तो कम से कम ये अहद करें पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, कि ये मंशूर जो है, अपने मंशूर में आप कर्ज माफी किए से ज्यादा बढ़ के आप बताएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, पूरा प्लान बताएं आप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंटर्स मत दे, बल्कि उसकी हिकमत अमली भी बताएं, उसका एक ब्लूप्रिंट भी रखे। ठीक है, मैं आऊंगा सर, लेकिन मैं आपसे एक और समझना चाह रहा हूं, बाकियों के पास जाऊं उससे पहले, कि देखिए हम ये भी देखते हैं कि ये बात हम सभी जानते हैं कि 28 साल पहले 1990 में जब कर्ज माफी की बात की गई, 10,000 करोड़ का बोझ मुल्क पर आया, लेकिन किसानों के हालात बदले नहीं। 10,000 करोड़ रुपए कहां गए, कैसे गए, किस तरह से हुए, उसका इस पर हम एक रिसर्च कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन 2008 में हम देखते हैं कि एक ऐसा पीएम जो खुद अपने आप में इकोनॉमिस्ट रहा और वो सब कुछ जानता है, उसके बाद भी वो सियासी मजबूरी ऐसी आ गई थी क्या, जिसकी वजह से 72,000 करोड़ का बोझ मुल्क पर डालने के लिए राजी हो गए वो, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत आसान नहीं है। और इसी वजह से आज फिर एक बार उसी तरीके के हम उसी मुहाने पे खड़े हैं कि सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है, उसके बाद क्या होगा उसका फायदा बस अभी देखना है। सर अनिल सर, देखिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। लोन माफ करके आप पूरे मुल्क को, अगर मैं फिर वही कह रहा हूं, या तो आप लोन माफ करके फिर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी बनाए कि इतने 1,000 करोड़ का है तो कितने, कम से कम मैं तो 100% लोगों को फायदा ना भी पहुंचे, अगर आप 60-70% तक भी, 80% तक भी पहुंच जाए तो कामयाबी होगी। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी सोचिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, आगे का तो कोई सोच रहा नहीं, लेकिन शायद देखिए यहां हम ये इंप्रेशन दे रहे हैं बार बार कि सरकार जो है या ऐसे काम कर रही है जिससे देश पर जो है बोझ पड़ रहा है, कर्ज माफी की बात हो या और बातें। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ये जो है ओईसीडी का एक सर्वे आया है, इसमें क्लियरली लिखा है कि सरकारी नीतियों की वजह से किसान की आय पिछले 2000 से लेकर 2017 के बीच में 14% घटी है। सर एग्जैक्टली हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज है ना, वो सेंट्रिक नहीं है। वो 2011 करोड़ रुपए विदेशी दौरे पे खर्च हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां खर्च होना चाहिए वो नहीं होता है। यही बात तो हम पूछ रहे हैं। उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं ना कि भैया, जब आप मेरी प्याज ईरान में 100 रुपए किलो बिक रही है तो मेरे ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं। एपीएमसी में अगर मेरा माल कर्नाटक में अच्छा बिक रहा है तो आप जो है वहां से बाहर नहीं जाने देते हैं, या बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। आपकी तमाम सब्सिडीज, तमाम चीजें यदि हटा दें तो मेरी जेब में 14% ज्यादा आते हैं। ये ऑथेंटिक स्टडी ओईसीडी द्वारा की गई है। तो किसान को जो है आप अकेला अलग छोड़ दीजिए, आपकी असल में तो उसे ट्रेड करने दीजिए। जी जी जी, उसको फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ेंगे तभी हमारी वक्त कम हो रहा है, इसलिए जल्दी से शरद सर से मैं जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि सर देखिए, बात वही कि शॉर्ट टर्म ही कहीं ना कहीं देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म देखा जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो फाइनल कमेंट भी हम ले लें, क्योंकि अब बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं फाइनल कमेंट ही देता हूं। फाइनल कमेंट मेरा ये है, और ये कांग्रेस, क्योंकि अभी हाल में जो लोन माफी हुई है वो कांग्रेस के यहां से बड़ी सुनाई में आई है, बीजेपी से भी आ रही है, कि जो लोन माफी के लिए जो पैसा लगाया जाएगा, उस पैसे की भरपाई क्या उस स्टेट के पास, उस सूबे के पास वो पैसा है? अगर नहीं है तो वो कहां से इसके इंतजामात करेंगे, इस बात का जवाब दे। और अगर इंतजामात करेंगे तो क्या दोबारा फिर बोझ किसान और बाकी के लोगों पर नहीं पड़ेगा? क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? आपके पास कोई ऐसा इंतजाम है? आपने ये कह दिया हम कर लेंगे, पर क्या कर लेंगे? आपने कुछ इसका चिट्ठा पेश नहीं किया। सलमान साहब से ही पूछा गया, सलमान साहब उसी पर मैं चाहूंगा कि जवाब दे, क्योंकि एक कहते हैं ना हम लाइफ साइकिल जब पढ़ते थे वैसा ही है कि साइकिल जो है वो वही होता जाएगा। देखिए, ये काफी सोच समझ के फैसला लिया गया, ये कोई ऐसे ही जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। अभी हमारे पास 5 से 6 साल हैं, सरकार वहां चल रही है, और पूरी सरकार 5-6 सालों में पूरी हो जाएगी। और हम 2019 में भी आ रहे हैं सेंटर में, और पूरी सपोर्ट मिलेगी सेंटर की जब राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को पूरा योगदान मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस सरकार से, अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर आए, पूरे देश में किसानों के कर्जे माफ हों।
चलिए, बड़ी बात है, आपने 30 सेकंड से भी कम वक्त लिया और ये कह दिया कि हम माफ कर देंगे। अब कितना भरोसा होता है, क्योंकि 3 रियासतों में तो लोगों को भरोसा हो गया, बाकी क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रिया जी देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। अब आपके सामने दिक्कत ये है कि अगर आप कर्ज माफी कर देती हैं तो फिर राहुल जी कहेंगे कि देखिए हमने इतना प्रेशर बनाया कि आखिरकार आपको झुकना पड़ा। नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की दिक्कत, किसान परेशान, यहाँ पे कृषि के जानकार जो बैठे हैं वो ये बात कह चुके हैं कि कर्ज माफी ही करना हर बार सॉल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन आप नहीं करने जा रहे ना 2019 से पहले। को मानती हूँ 2019 से पहले नहीं कर रहे ना, 2019 से पहले नहीं कर रहे ना। इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ ये कहने के लिए कि माफ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि किसान को सबल बनाना ही सबसे बड़ा, इसीलिए तो 2022 तक का टारगेट लिया गया है कि किसान की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा। और जहां तक आप लोग यात्राओं की बार बार बात कर रहे हैं, तो यात्रा व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए नहीं करी गई है। यात्राओं से जो एफडीआई देश में आने वाला है उसको भी एक बार कंपेयर कर लीजिए आप। ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बात कही और बात वो वाकई अपनी जगह सही है। लेकिन अनिल सर, शॉर्ट टर्म की बात तो हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल 2019 से पहले की मैं एक तस्वीर समझना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम सोने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि एक बड़ी बात की जा सकती, बड़ा ऐलान किया जा सकता है किसानों को लेकर के 19 से पहले। क्या इसी वजह से राहुल गांधी आगे सामने और ये कह रहे हैं हम सोने नहीं देंगे, क्योंकि अब बीजेपी सोचेगी कि क्या करे, करे ना करे? नहीं, टू बी फेयर टू राहुल गांधी, वो पहले से इसका कर रहे हैं और सरकार भी काम कर रही है जब से आई, ये वाली सरकार भी कर रही है। नहीं, अब तो चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम है, इसलिए जरा उसकी स्पीड बढ़ गई है, उसकी जरा एक्सीलेटर पे पांव पड़ गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमारे पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। चट्टान, मैं कहता हूं कि चट्टान उठाने की भी जरूरत है, लेकिन चट्टान उठाने में कई बार कुछ घंटे लग जाते हैं, तो ड्रिप भी साथ लगना चाहिए। तो इसलिए पॉलिसी अब वो होनी चाहिए जो मंशूर में जो वो लेके आए, एक मल्टीपर्पज सा एक अप्रोच होना चाहिए इसमें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो उसमें। इन सब में तो कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है पिसती है। जो पॉलिसी मेकर्स है, जो असल में इंप्लीमेंट करना होता है, वो सोचते कि करे तो करे क्या, क्योंकि हमें तो सिर्फ फैसला ले लिया गया और उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, किसानों का भला 2019 से पहले देख रहे हैं क्या, एक किसान नेता होने के नाते, लीडर होने के नाते? देखिए, किसानों का भला तो निश्चित रूप से होगा, पर मुझे अफसोस ये है कि इस देश में यदि धन्ना सेठों का 6 लाख करोड़ का पिछले 15 सालों में राइट ऑफ कर दिया गया, कोई स्टूडियो में चर्चा नहीं हुई। 1 लाख करोड़ का, और किसानों ने भी कोई चर्चा नहीं की, किसानों ने नहीं कहा मत करो। 1 लाख करोड़ का 7वें वेतन आयोग के द्वारा बोझ हर साल किसान के सरकार के ऊपर पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में बढ़ने के रूप में, हमने कोई किसी को मना नहीं किया। लेकिन जब भी किसान की बात आती है तो सारे देश को यह लगता है कि हाहाकार मच जाता है, क्रेडिट कल्चर खराब हो जाता है, इनडिसिप्लिन फैल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मंशा को गलत तरीके से रखा जाता है, जबकि किसान तो पूरे देश को का पेट भरने का काम कर रहा है। कर्ज लेके कभी नहीं भागा किसान, जबकि उसने आत्महत्याएं की है इस देश में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हुए। लेकिन देखिए, जरूरत यही है और इस पूरी डिबेट में यही निकल करके सामने आया कि आप साइड बाय साइड एक सपोर्टिंग सिस्टम खड़ा कीजिए। सिर्फ आप ये बात करते रहेंगे कि हम कर्ज माफी कर रहे हैं, तो ये दरअसल असल में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कितने बड़े लेवल पर हो सकता है और इसके लिए क्या क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसकी हिकमत अमली तैयार करनी होगी। जरूरत इस बात की है कि उस पर गौर किया जाए और सभी सरकारें जो भी इक्तदार में आए उस तरफ ध्यान दें। आज का मुद्दा में बस इतना ही।